नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 8वीं के बाल भारती से दूसरी इकाई से पाठ 10 मेरे जेब कतरे के नाम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। आरंभ में हम परसाई जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1921 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई। परिचय। हिंदी के मूर्धन्य आधुनिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में व्यंग रचना को प्रतिष्ठित कराने में मौलिक योगदान रहा है। आपने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड तथा शोषण को व्यंग द्वारा बड़ी कुशलता से उद्घाटित किया है। इनकी प्रमुख कृतियों में आते हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते चलते हैं और उसे समझते चलते हैं। प्यारे भाई, तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया था। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपए थे, गिन लेना। अगर 5-10 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मन में यह रहे कि 175 रुपए गए और तेरे हाथ सिर्फ 170 रुपए पड़े। यह पैसे की बात नहीं है। 10-5 इधर उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है, बात भावना की है। भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की। यहां इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि किस तरह से दोस्त तूने मेरा बड़ा उपकार किया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव देह मिलती है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। कोई कुत्ते का जेब नहीं काटता, मगर वह आदमी भी कितना अभागा है जिसका एक बार भी जेब न कटे। ऐसी बेमानी जिंदगी जी जाए कि जिस पर जेब कट का भी ध्यान न जाए। मैं आत्मग्लानि से पीड़ित था। उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कूच का डंका बज जाए। बिना जेब कटे उस लोक में किस मुंह से जाऊंगा। प्यारे, मैं तो खुद जेब कट की तलाश में था। तूने उतनी परेशानी फालतू उठाई। तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कट हूं तो मैं खुद ही कहता मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूं। ले, मेहरबानी करके मेरा जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक कर। बड़ा विचित्र लग रहा है ना बच्चों इतना प्रसंग देखकर। आमतौर पर हमारा जब कुछ सामान खो जाया करता है तो हम परेशान हो उठते हैं और चिंतित हो जाते हैं, रोना आता है हमें और हम 20 बार उसे खोजते हैं। इसके अलावा इस तरह से जब कोई हमारे सामान को, यानी जिस तरह से लेखक की जेब कटी है उस तरह कोई हमारे सामान को चुरा लेता है तो हम उसे कोसते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कोसा नहीं है। यही तो इनके हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। यह हास्य व्यंग्य लिखते हैं, यानी जैसे हम मजाक उड़ाते हैं ना किसी का, ठीक उसी तरह से यहाँ पर यह हास्य व्यंग्य रूप में यह संपूर्ण रचना लिखी हुई है। और लेखक कहते हैं कि मनुष्य ही वह महान प्राणी है जिसका जेब कटता है, क्योंकि मनुष्य ही वस्त्र पहनता है और वही जेब रखता है। अन्यथा अन्य जो प्राणी है वह तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, तो जब कपड़े नहीं पहनेंगे तो जेब कैसे रखेंगे। यहाँ जेब रखने से अभिप्राय लेखक ने पूंजीवादी समाज की ओर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है कि किस तरह से पूंजीवादी समाज ज्यादा से ज्यादा धन अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है और फिर उसका जेब कोई अन्य आकर काट लेता है। यानी इस पूंजीवादिता के कारण, ज्यादा से ज्यादा पूंजी अपने पास जमा कर लेने के कारण ही समाज में भ्रष्टाचार फैलता है, चोरी, जेब कतरी जैसी बुराइयां फैलती हैं। यहाँ पर इस ओर लेखक ने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। बच्चों, यहाँ पर भावनात्मक शब्द का अर्थ है भावना संबंधी। आत्मग्लानि अर्थात पश्चाताप,
मेहरबानी अर्थात कृपया, सार्थक का अर्थ है उद्देश्य वाला, नजर अर्थात दृष्टि, फालतू अर्थात व्यर्थ ही। दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है। हर आदमी दूसरे की जेब काट रहा है। इस सभ्यता में अपना जेब बचाने का तरीका यह है कि दूसरे की जेब काटो। सिर्फ उसकी जेब सुरक्षित है जो दूसरों की जेब पर नजर रखता है। मेरा जेब इसलिए कटा कि मैं अपने जेब पर ही ध्यान दे रहा था। अगर मैं पास की बर्थ के सेठ के जेब पर ध्यान देता तो मेरी जेब कभी नहीं कटती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह पूंजीपति वर्ग सिर्फ और सिर्फ दूसरों का लूट कर अपने पास जमा करने की और ध्यान केंद्रित रखते हैं, ठीक उसी तरह से यदि व्यक्ति दूसरों के सामान को अपने पास रखने का विचार करे तो वह हमेशा सामर्थ्यवान, धनवान बना रहता है। आगे लेखक कहते हैं, दोस्त, तेरा मेरा धंधा एक है। मैं भी जेब कट हूं। मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूं। अनुभवों से भरे कई जेब मैंने काटे हैं। तूने मुझ जेब कतरे का जेब काट लिया। विचार की बात यह है कि नाई से बाल कटाई के पैसे नहीं लेता, तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कतरे का जेब काटना चाहिए? एक धंधे वालों में जो नैतिकता होती है उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं, यह सोचना तेरा काम है। यहां पर लेखक बता रहे हैं कि इस समाज में वास्तविक रूप में हर कोई जेब कट है, हर कोई जेब कतरा है। भले ही वहां लेखक की जेब कटी है और उनका लिफाफा उनके जेब से निकाल लिया गया है, किंतु लेखक ने अपने आप को भी जेब कट ही कहा है और वह कहते हैं कि वह भी जेब कट हैं, लेकिन वह पैसे नहीं चुराते बल्कि वह दूसरों के अनुभव को चुराते हैं। यहां लेखक कहते हैं कि जब हम दोनों का धंधा एक ही है, भले तुम पैसे का जेब काटते हो और मैं अनुभव का जेब काटता हूं, लेकिन काटने का काम तो हम दोनों ही करते हैं और इस तरह हम दोनों एक ही व्यवसाय से संबंधित हुए। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि समान धंधा रखने वाले लोगों में भी एक नैतिकता होती है और इस तरह से तुम्हें मेरे जेब से पैसे या जेब काटना चाहिए था कि नहीं, यह सोचना अब तुम्हारा काम है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं तो कृतार्थ हूं कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। आज कहता हूं, आदमी वह जानवर है जिसका जेब कटता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आदमी का ही जेब कटता है। इसलिए आदमी की विशेषता बताते हुए लेखक ने कहा है कि आदमी वह जानवर है जिसका जेब कटता है। मगर यार, इतने लोगों में तूने मुझे कैसे छांट लिया? मैं बार बार अपनी जैकेट के उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। बात यह है कि मैं एक टुच्चा आदमी हूँ। लोग तो हजारों रुपए जेब में रखे रहते हैं और ध्यान नहीं देते, पर मैं 150 रुपए लेकर चलता हूँ। यहाँ टुच्चा का अर्थ है एक छोटा सा आदमी हूँ, ओछा आदमी हूँ। अब यहाँ पर आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं 150 रुपए लेकर नहीं चलता हूँ तो भी टटोलता रहता हूँ। तूने ताड़ लिया होगा कि मैं ओछा आदमी हूँ जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा। इधर कुछ मोटा हो गया हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ तो किराने का व्यापारी लगता हूँ। शरीर ने धोखा दे दिया। पिछले साल मेरे पास 2 तगड़े कसरती जवान आए। बोले, हमारी व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं बड़े पेशोपेश में पड़ा। पेशोपेश यानी असमंजस में पड़ना कि क्या करूं और क्या ना करूं, इस तरह की दुविधा में पड़ना। इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है? लेखक और व्यायामशाला। मैं अगर मरियल लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते? मैं कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर जब निकला हूं तब लगता है उस्ताद शागिर्दों को रियाज करा के नहा धोकर बादाम खरीदने निकले हैं। मैंने उनसे कहा, वीरों, यह गौरव दारा सिंह या चंदंगी राम को दो, मैं बहुत तुच्छ हूं।
वे नहीं माने और मुझे जाना पड़ा। इस शरीर ने मेरी क्या क्या गत नहीं कराई, व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। यहाँ पर लेखक पहले तो शारीरिक रचना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वह थोड़े मोटे हो गए हैं और मोटे होने के कारण ही किराने के व्यापारी जैसे लगते हैं जब वह जैकेट पहन लेते हैं। तो इसके अलावा उनके मोटापे को देखकर ही दो तगड़े कसरती जवान आए और बोले कि हमारे व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है, तो आप हमारे प्रमुख अतिथि बनकर के आइए। हालांकि लेखक थे, लेखक भला व्यायामशाला में क्या काम, और इसीलिए वो सोचते हैं कि मरियल लेखक होता तो क्या मुझे अतिथि बनाते, और उन्होंने मना किया। लेकिन वे लोग नहीं माने और अंततः लेखक को ही वहां अतिथि बनकर जाना पड़ा। और आज उनके इसी शारीरिक रचना के कारण वह कुछ अमीर से जान पड़ रहे थे, और अमीर आदमी के ही जेब कटते हैं, इसलिए आज लेखक का भी जेब कट गया। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस शरीर ने मेरी क्या क्या गत नहीं कराई, व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। आगे लेखक कहते हैं कि दोस्त मैं तेरी बुद्धि की दाद देता हूं। दाद देना अर्थात प्रशंसा करना। तूने मुझे समझ लिया, तू सेठ पर नहीं रीझा। तू जानता था कि सेठ के पास जाएगा तो वह तेरी ही जेब काट लेगा। हम लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं, पर तूने जैसा अध्ययन मेरा कर लिया वैसा मैं किसी पात्र का नहीं कर सका। असल में लेखक तुझे होना चाहिए और मुझे जेब कतरा। न जाने कब से तू मेरे पीछे पड़ा था। तुझे याद होगा मैं कंडक्टर और यात्री के बीच का झगड़ा निपटा रहा था, तभी तूने समझ लिया होगा कि मेरी प्रकृति ऐसी है कि दूसरों के मामले में कूद पड़ता हूं। तूने इसी दाव से मुझे मारा। मुझे अब विश्वास हो गया कि दूसरे की मदद करना बड़ी आदत है। जिसे इसकी लत पड़ जाए उसका जेब कटता है। तुझे तो याद होगा कि तूने डिब्बे के उस कोने में खड़े होकर मुझे बुलाया था। मैंने देखा तेरी आंखें लाल थी, तू पागल जैसा लग रहा था। तूने कहा था इधर आओ, बर्थ नहीं मिलता, सीट नहीं मिलता, हम परदेशी आदमी हैं। तेरा यह दाव नहीं चला। तू मुझे अलग ले जाकर लूटना चाहता था, पर पगले उसमें छीना छपटी होती, हो सकता था तू गिरफ्तार हो जाता। मैंने यह खतरा देख लिया था, इसीलिए मैं सीट से उठा नहीं और कहा कंडक्टर से बात करो। तब तू मेरे पास आ गया और अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। तूने मेरी आंखों में भरपूर देखा, मैंने तेरी आंखों में देखा। मुझे लगा ही नहीं कि तू जेब कतरा है। अगर मैं समझ जाता कि तू जेब कट है तो तुझे गले लगा लेता। मैं समझा तू तो पागल है, लिहाजा मैं आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। तय किया कि तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मारूंगा। एक घुसा नाक पर, एक जबड़े पर और लात पेट पर। तू बड़ा ऊंचा कलाकार है। तूने मेरा ध्यान जेब से किस चतुराई से हटा दिया। वाह! इसी क्षण तेरा साथी मेरी बाईं तरफ से आया। उसने मेरे कान के पास मुंह लगाकर कहा, ये अपनी भाषा नहीं समझता, और उसने मेरी जेब से वो लिफाफा निकाल लिया जिसमें नोट रखे थे। प्यारे, मैं न घड़ी बांधता न बटुआ रखता, कार्य अनंत है, बार बार घड़ी क्या देखना। मैं लेखक हूँ। जिस प्रकाशन प्रतिष्ठान के रुपए होते हैं उसी के लिफाफे में मैं रख लेता हूँ। कभी भी इस प्रतिष्ठान का पैसा उस प्रतिष्ठान के लिफाफे में नहीं रखता। आदमी को लिफाफे के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। लिफाफा दुरुस्त है तो सब ठीक है। फिर पूंजीवाद के अंतर्विरोध को मैं जानता हूँ। एक प्रकाशक का पैसा दूसरे के लिफाफे में रख दूं तो हो सकता है लिफाफा रुपयों को लिख जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सामान्य मनोवृत्ति का वर्णन किया है लेखक ने। आमतौर पर हमारे हाथ से भी जब कोई चीज खो जाती है या कोई वस्तु हमें याद नहीं आ रहा होता है कि हमने कहाँ रखा है, तो हम संपूर्ण घटना का पुनः स्मरण करते हैं। संपूर्ण घटना को हम पुनः स्मरण करते हैं, और उसी तरह से यहाँ पर लेखक ने भी संपूर्ण घटना का स्मरण किया है, और तब उन्हें याद आता है कि जो व्यक्ति बुला रहा था थोड़ा सा नशे वाला जैसा लग रहा था, पागल जैसा लग रहा था, वास्तविक रूप में वह और उसके साथी ने मिलकर उसकी जेब काटी है। और यही बात जब लेखक को याद आती है तो वह बड़े विस्मित हो जाते हैं कि इतने चौकन्ने लेखक के होने के बावजूद किस तरह से उन दोनों ने लेखक का ध्यान उनके लिफाफे उनके जेब से हटाया और अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और इस तरह से धीरे से लेखक का जेब कट गया और लेखक को पता ही नहीं चला।
इसके अतिरिक्त लेखक यहाँ आगे बताते हैं कि वह लेखक हैं और लेखक होने के नाते जिस प्रकाशन प्रतिष्ठान के रुपए होते हैं वह उसी लिफाफे में रख लेते हैं। कभी भी एक प्रतिष्ठान का पैसा दूसरे प्रतिष्ठान में नहीं रखते हैं, क्योंकि वह पूंजीवाद के अंतर्विरोध को जानते हैं। पूंजीवादी लोग भी अपने आप में यानी वह स्वयं को पूंजीवादी बनाना चाहते हैं, दूसरे को पूंजीवादी रूप में वह नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए पूंजीवादी व्यक्ति दूसरे पूंजीवादी को भी निगल जाने का प्रयास करता है, अर्थात वह दूसरों को नहीं छोड़ता, भले ही वह उनके समान पूंजीवादी ही क्यों न हो। और यही कारण है कि लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मैं एक लिफाफे का पैसा दूसरे लिफाफे में नहीं रखता हूं। हो सकता है कि दूसरे प्रकाशन का पैसा, दूसरे प्रकाशक का पैसा पहला प्रकाशक या अन्य प्रकाशक के लिफाफे में रखने पर हो सकता है वह लिफाफा ही रुपयों को लील जाए, यानी गायब कर दे, निगल जाए। सामान्य भाषा में हम कहें तो निगल जाए। दोस्त, यह सब घटना मैंने इटारसी के बाद जोड़ी। इटारसी तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पैसा निकल गया है। इटारसी में मैंने टटोला तो पाया लिफाफा गायब है, तब मुझे समझ आया कि तू जेब कट था। 2 स्टेशन मैंने दुख मनाया, फिर सोचा पैसे भी खोए और दुख भी भोगूं। मैं कैसा बेवकूफ हूं। मैं चैन से सो गया। देखो, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि यात्रा के दौरान जब इटारसी तक पहुंचे तब तक उन्हें भान नहीं था, उन्हें आभास नहीं था कि उनकी जेब कट चुकी है। लेकिन इटारसी के बाद जब उन्होंने अपने जेब को टटोला तब उन्होंने पाया कि लिफाफा गायब है, और तुरंत ही उन्हें याद आया कि वह जो पागल जैसा इंसान दिख रहा था उसने ही अपने साथीदार के साथ मिलकर लेखक की जेब काटी है। 2 स्टेशन तक वह बहुत दुखी रहे, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि पैसे तो खो ही दिए हैं, अब दुख भी मनाऊं मैं ही, तो इस तरह से दुख मना करके दोहरा दुख मैं क्यों भोगूं। और इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं कैसा बेवकूफ हूं। ऐसा सोचकर लेखक सो गए, यानी पैसे भी खोया और दुख भी ले, ये सोचना ही लेखक को बेवकूफी से जान पड़ा और इसीलिए वह चैन से सो गए। अब आगे लेखक कहते हैं कि तू यह सब पढ़कर शायद दुखी होगा। नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं भाई, मैं भी जेब काटने में उस्ताद हूं। हाँ, तरीका दूसरा है। तूने मेरा जेब काटा तो मैंने एक स्वामी का जेब काट लिया। एक जयंती पर भाषण देकर मैंने कुछ ज्यादा ही रकम कमा लिया। तू अपने मन से ग्लानि को निकाल दे, तूने मेरा उपकार ही किया है। मेरा जेब कट गया है यह जानकर मेरे दोस्तों ने मेरे लिए रुपए का इंतजाम कर दिया। तू 175 रुपए ले गया था ना, मैंने 500 रुपए कमा लिए। 200 रुपए तो उन स्वामी का जेब काटने से मिले। 300 रुपए 2 दोस्तों ने मिलकर दे दिए। अब तू हिसाब कर, तेरे हाथ मेरे 175 रुपए लगे, मेरे 175 रुपए गए पर 500 मिले, यानी इस पूरे मामले में मैं 325 रुपए के फायदे में रहा। अब बता, तू बड़ा जेबकट है या मैं हूं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भले ही तू मेरा जेब काट लिया, जिसके कारण मैं दुखी रहा, परेशान हुआ थोड़ा, लेकिन उसके बाद तू 175 रुपए ले गया था, तो उसकी वसूली के लिए मैंने जहां भाषण दिया था उससे थोड़ा ज्यादा पैसे ले लिए। इस तरह वहां से मैंने 200 रुपए ले लिए और मेरा जेब कट गया है सुनकर मेरे 2 दोस्तों ने भी मुझे और पैसे दे दिए, और इस तरह उन दोस्तों के द्वारा 300 रुपए प्राप्त कर और मेरे पास कुल 500 रुपए हो गए। और अब तू बता कि तू बड़ा जेबकट है या मैं हूं। आगे लेखक बताते हैं कि जब उनका जेब कट गया यह बात उनके दोस्तों ने सुना तो उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई थी। दोस्त, क्या क्या योजनाएं बनाई थी? मित्रों ने कहा, अखबार में विज्ञप्ति दे देते हैं। विज्ञप्ति अर्थात विज्ञापन कि परसाई जी का जेब कट गया है, इसलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपया दे। मैंने इसे नामंजूर कर दिया, यानी अस्वीकार कर दिया। कहा, यारो मुझे जिंदा रहने दो, अगर रुपए नहीं आए तो लगेगा मैं इस भ्रम पर जिंदा था कि मेरे दोस्त हैं। भरम टूटने से आदमी मर जाता है। तब मित्रों ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी फोटो छापकर उसके नीचे लिख दें, इस आदमी का जेब कट गया है, यह जिस किसी को मिले इसे 1 रुपया दे दें। यह योजना भी मुझे पसंद नहीं आई। तब मित्रों ने कहा, अच्छा गुमशुदा की तलाश शीर्षक के नीचे छपवाते हैं,
प्रिय परसाई जी, तुम सिर्फ 250 रुपयों के कारण कहीं छिप गए। लोग तो करोड़ों रुपयों की कालिक से पूता चेहरा नहीं छिपाते। तुम जहां कहीं भी हो चले आओ, 250 रुपयों का प्रबंध तुम्हारे दोस्त कर देंगे। मेरे प्यारे जेब कट दोस्त, जेब काटने के मामले में मैं तेरा चाचा होता हूँ। इसी जेब कट का उपयोग करता तो हजारों कमा सकता था। भोपाल में मेरे अजीज दोस्त रहते हैं, वही जेब कटने से उनका भी इम्तिहान लगे हाथ हो गया। अब यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरह से विभिन्न योजनाएं बनी, कि किस तरह से लेखक के जो पैसे गए हैं उसकी भरपाई की जा सके। और इस तरह से लेखक आगे कहते हैं कि मैंने भी जेब काटा और इस तरह से जेब काटने में मैं तुम्हारा चाचा होता हूँ। और इस तरह से तुम्हारी तरह कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक तो अपने तरीके से जेब काटते हैं, भाषण बढ़िया देते हैं और उसका ज्यादा धन वसूल करते हैं, तो इस तरह से दूसरों का जेब काटते हैं। तो इस तरह से यदि लेखक चाहें तो वह भी हजारों रुपए कमा सकते हैं। अब लेखक का जो जेब कटा वह उसके लिए लेखक कहते हैं कि भोपाल में उनके प्रिय दोस्त रहते हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहते हैं, और वहीं पर उनकी जेब कटी थी, जिसके कारण उनके दोस्तों का भी इम्तिहान यानी परीक्षा हो गई कि वह कितना साथ लेखक का कष्ट के समय में देते हैं। अब आगे वह कहते हैं कि प्यारे, आगे जब तू मेरा जेब काटे तो बताकर काटना, हम मिलकर ऐसी योजना बनाएंगे कि दोनों मालदार हो जाएं। आशा है तू मेरे दम पर अभी तो सुखी होगा ही। शुभकामनाओं सहित तेरा प्रिय मित्र। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरह से वह जेब कतरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेखक किस तरह से जेब कतरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं यह वर्णन किया है। और इस तरह इस पूरे पाठ में लेखक ने बहुत ही कुशलता पूर्वक भारतीय समाज के जो अंतर्विरोध हैं, विसंगतियां हैं, भ्रष्टाचार है, शोषण है, उन पर व्यंग करते हुए लेखन कार्य किया है। अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लोगों का शब्दार्थ लिखा हुआ है और पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे दिए गए हैं कि पशोपेश में पड़ना अर्थात असमंजस में पड़ना, लील जाना अर्थात निगल जाना, चैन से सोना अर्थात निश्चिंत रहना। अब इन मुहावरों का अर्थ है और इनका वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे, इसे विस्तार से समझने के लिए आप लोग मेरा मुहावरा अर्थ और वाक्य प्रयोग से संबंधित वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। पहला प्रश्न है, जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए थी, और इसका कारण हम उत्तर रूप में लिखेंगे कि जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए क्योंकि एक जेब कतरा दूसरे जेब कतरे की जेब नहीं काटता। दूसरा प्रश्न है, जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया क्योंकि वह कुछ मोटे हो गए थे और जब जैकेट पहन लेते थे तो किराने का व्यापारी लगते थे, कारण जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया। दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है जेब कटने पर भी लेखक फायदे में कैसे रहा। इसका उत्तर हम बताएंगे कि जेब कतरे ने लेखक की जेब काटी और 175 रुपए वह ले गया। लेखक ने अच्छा भाषण देकर स्वामी जी की जेब काटी और 200 रुपए कमाए। साथ ही उनके दोस्तों ने भी मिलकर उनके लिए 300 रुपए का इंतजाम कर दिया और इस तरह से लेखक के गए तो सिर्फ 175 रुपए ही थे, लेकिन उनको कुल 500 रुपए मिल गए। इस कारण लेखक को 325 रुपए का फायदा हुआ। दूसरा प्रश्न है, जेब कटने पर लेखक के मित्रों ने कौन सी योजनाएं बनाई। यहाँ पर हम बताएंगे कि जेब कटने पर लेखक के मित्रों ने अखबार में विज्ञप्ति देने की योजना बनाई। विज्ञप्ति में मित्र यह लिखना चाहते थे कि परसाई जी का जेब कट गया है, इसलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपया दे। तभी लेखक को लगा कि यह इस योजना से रुपए न आने पर मित्रता के बारे में उनका भ्रम टूट सकता है, और फिर मित्रों ने दूसरी सलाह दी कि लेखक की फोटो छपवाकर फोटो के नीचे यह लिखवा देते हैं कि जिसको यह व्यक्ति मिले इसे लोग 1 रुपया दे दें। इस तरह की विभिन्न योजनाएं बनाई गई। तीसरा प्रश्न है, लिखो, और उसका पहला प्रश्न है कि लेखक इनका अध्ययन करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए
शहरों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे भोपाल और इटारसी, ये 2 शहर के नाम दिए गए हैं। अपनी आत्मरक्षा के लिए लेखक द्वारा की गई तैयारी, यह तीसरा प्रश्न है और ये इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक ने सोचा कि ये उसे बुलाने वाला आदमी पागल है और यदि उस पागल व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ी की तो वह उसकी नाक और जबड़े पर एक एक घूसा और पेट पर लात मारने की तैयारी कर ली। चौथा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। अब यहां ध्यान देना है बच्चों, हमें यह शब्द पाठ में कहां आए हैं पहले उसे खोज लेना है और उसके बाद हम यहां पर आधारित प्रश्न बनाएंगे। जैसे पहला शब्द है लिफाफा। अब यहां पर हमें परिच्छेद में से पहले देखना है लिफाफा वाला वाक्य और फिर उस हिसाब से हम प्रश्न बनाएंगे कि जेब कतरे ने लेखक की जेब से क्या निकाल लिया, तो उसका उत्तर आएगा लिफाफा। दूसरा शब्द है जयंती। यहां पर जयंती का प्रश्न हम बनाएंगे कि लेखक ने किस अवसर पर भाषण देकर कुछ ज्यादा ही रुपए कमा लिए। बच्चों, प्रश्न बनाना आपको स्वयं सीखना होगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूं कि कैसे प्रश्न बनाया जाता है, इसलिए प्लीज आप लोग परिच्छेद में से लिफाफा, जयंती, दोस्त और अंतर विरोध वाले वाक्यों को पहले छांट लीजिए और फिर मैं जो प्रश्न बता रही हूं उन प्रश्नों को आप लोग देखिए कि किस तरह से बनाया है, कैसे इसका उत्तर यही शब्द आएगा यह समझिए और उसके बाद लिखिए। इस तरह से जब आप प्रश्न बनाना सीख लेते हो तो यह 1 नंबर हमेशा तुम्हारे अपने होंगे और कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं के लिए यह प्रश्न आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और देख सकते हो आप, दूसरा प्रश्न है जयंती। तो वहां पर हम प्रश्न लिखेंगे कि लेखक ने किस अवसर पर भाषण देकर कुछ ज्यादा ही रुपए कमा लिए। इसका उत्तर आएगा जयंती के अवसर पर। तीसरा शब्द है दोस्त। यहां पर प्रश्न बनेगा कि किन लोगों ने मिलकर लेखक को 300 रुपए दिए। तो किन लोगों ने मिलकर दिए थे? दोस्त ने मिलकर। तो इस तरह से दोस्त उत्तर सही, दोस्त यह शब्द उत्तर रूप में आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न है अंतर विरोध। यहां पर अंतर विरोध से प्रश्न बनेगा कि लेखक पूंजीवाद की किस बात से परिचित हैं। तो किस बात से? पूंजीवाद में जो अंतर विरोध होता है उस बात से परिचित हैं, इसलिए यह भी उत्तर सही है, माने यह प्रश्न भी सही है। अब अगला है शब्दकोश से निम्न शब्दों के अर्थ खोजकर लिखो एवं मूल शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। यानी उपकार शब्द का क्या अर्थ है वह खोजो, विधाता शब्द का क्या अर्थ है वह खोजो और इस तरह से इन शब्दों का अर्थ खोजना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग हमें करना है। तो पहला शब्द है उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई और अब वाक्य में प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हो, जैसे कि श्याम ने राम के ऊपर उपकार किया, या इस तरह से अन्य कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। दूसरा शब्द है विधाता, जिसका अर्थ है ईश्वर और अब वाक्य में प्रयोग करना है आपको विधाता शब्द को लेकर। तो आप यहां पर कोई भी वाक्य बना सकते हो कि विधाता ही हम सबको बुद्धि देते हैं या विधाता की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। इस तरह से आप अपने हिसाब से नया वाक्य बनाइए। तीसरा शब्द है आत्मग्लानि, जिसका अर्थ है पश्चाताप और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें आत्मग्लानि होती है। अगला शब्द है कसरती, जिसका अर्थ है कसरत करने वाला। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि कसरती व्यक्ति शरीर से बलवान होता है। अगला शब्द है प्रतिष्ठान अर्थात संगठन और यहां पर हम वाक्य प्रयोग रूप में कर सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में काम करते हैं।
अंतिम शब्द है गुमशुदा, जिसका अर्थ है लापता। तो यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि समाचार पत्रों में गुमशुदा लोगों का विज्ञापन दिया जाता है। बच्चों, मैंने यह वाक्य प्रयोग आप लोगों को समझने के लिए बताया है। आप लोग इसी हिसाब से नए वाक्य भी बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह आप समझ जाओ और यह एक अंक भी हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के हो सके। अब छठा प्रश्न है कि पाठ में आए प्रयुक्त व्यायामशाला से संबंधित शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आप लोग पाठ पढ़िए और उस परिच्छेद को जहां पर व्यायामशाला से संबंधित वर्णन किया गया है वहां पर उस शब्दों को खोज करके लिखिए। वैसे थोड़े से शब्दों में आपको बताती हूँ, शेष आप लोग खोजोगे और लिखोगे। तो इसमें है वार्षिकोत्सव, प्रमुख अतिथि, उस्ताद, शागिर्द, बादाम। बाकी के शब्द आप लोग खोजिए स्वयं और फिर लिखिए। बच्चों, अगला जो भाषा बिंदु का प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में आए हुए 10-10 संधि एवं सामासिक शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनके सामने उनके प्रकार लिखो। तो यहाँ संधि और समास किस तरह से है यह देखने के लिए पहले आप लोग संधि समझिए और मेरे वीडियो को संधि से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसे देखिए। समास से संबंधित जो मेरा वीडियो है समास नाम का, वह वीडियो देखिए, उसे समझिए और उसके बाद आप लोग पाठ में से वह शब्द ढूंढकर उसकी सूची बनाइए। हैं अनुशासित यातायात सुरक्षित यात्रा, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यदि व्यक्ति अनुशासन में रहकर यातायात करता है तो वह कोई कारण नहीं है कि किसी तरह की दुर्घटना हो, और क्योंकि दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब हम अनुशासन तोड़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बाइक चलाते समय चालक अपने सिर को खुला रखते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, चश्मा नहीं पहनते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाने पर उनके सिर पर भयंकर चोट लग जाती है। कभी कभी वे बेहोश भी हो जाते हैं या कई बार मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बाइक चालक को हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहिए। यही स्थिति चश्मा न लगाने वालों की भी होती है। यदि बाइक चालक की आंख में कोई कीड़ा या कचरा चला जाए तो उसे दिखाई नहीं देगा, जिससे दुर्घटना हो सकती है, और इसीलिए बाइक चलाते समय चालक को संयम बरतना चाहिए और इधर उधर से हिलाते डुलाते हुए बाइक को नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी होती है। यही हाल रिक्शा चालकों का भी या अन्य वाहन चालकों का भी होता है। वे भी बिना देखे यहाँ वहां अपने वाहन को मोड़ते रहते हैं और साथ ही वाहन मालिकों को अपने वाहनों का समय समय पर मरम्मत कराते भी रहना चाहिए, ताकि वाहन रास्ते में खराब न हो और दुर्घटनाएं न हो। हमेशा हमें सिग्नल का पालन करना चाहिए और अपनी बाईं तरफ से ही वाहन चलाना चाहिए। यदि हम ट्रैफिक के नियमों का अनुशासन के साथ पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। उम्मीद है यह पाठ आप सब अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।